आइए साथियों, आज हम जो है यूपीएसआई की जो है सुपर सीरीज 20 वाली चल रही है, उसकी अगली क्लास देखते हैं हम लोग। चलिए पहला सवाल करते हैं हम लोग। देखिए बोला गया है, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या कितनी आपकी है 13 और तिर्यक ऊंचाई कितना बोला आपका 21। ठीक है ना। बोला कि त्रिज्या कितनी है 13 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई कितनी है आपकी 21 सेंटीमीटर। तो बोला क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे शंकु के बारे में बताएं। ठीक है, तो शंकु आपका है, जैसे कह दें कि एक शंकु आपका है। ठीक है, और ये इसकी रेडियस, ठीक है, सेंटर मान लें। ये इसकी हाइट दिखेगी आपको, ये तिर्यक ऊंचाई एल है और ये क्या है रेडियस है उसकी। तो एल का मान दिखा है, कह रहे कि तिर्यक ऊंचाई है कितनी 21 सेंटीमीटर और कह रहे कि त्रिज्या कितनी आपकी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि पर सर्विस एरिया, ठीक है ना, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका पाई आर इंटू एल। हल कर लेते हैं इसको। देखिए पाई का मान कितना है 22/7 है आपका। आर का मान कितना दिखा आपको 13 इंटू एल का मान कितना दिखा 21। 7 से काटेंगे 3 बार में, 22 तिहाई 66 गुणे 13, 13 छः कितना दिखेगा आपको 78, यानी 7 बच गया। और 13 छः 78 और 7 कितना हो जाएगा बताइए 78 है, तो जोड़ेंगे 80। ठीक है, यानी कितना दिखेगा 85 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि किसमें आपका सेंटीमीटर तो स्क्वायर हो जाएगा 858 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया। ठीक है, पूछा था कि एक शंकु है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, इसकी त्रिज्या कितनी आपकी है 13 है, तिर्यक ऊंचाई आपको दे रखा है। ठीक है, अगर लंबवत ऊंचाई देता तो तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ती। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई कितना होता है लंबवत ऊंचाई प्लस त्रिज्या के जो स्क्वायर होंगे उनका योगफल और उनका वर्गमूल कर देना आपका। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। कह रहे कि दो स्थान ए और बी एक दूसरे से 3310 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन ए से बी की ओर रवाना होती है। ठीक है, कह रहा है कि दो बिंदु हैं ए और बी, ए और बी। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रेन जो है ए से बी की तरफ जाती है और एक ट्रेन जो है बी से ए की ओर जाती है। ठीक है ना, एक जो है ए से बी की ओर, एक दूसरी जो है बी से ए की ओर रवाना होती है। कह रहा है कि दोनों ट्रेनें 35 घंटे के अंत में मिलती है। ठीक है, ये भी कितना चली 35 घंटे और ये भी कितना चल रही है 35 घंटे, और दोनों जो है मिल रही कहीं यहाँ पे मिलेंगे बीच में कहीं। ठीक है ना, तो देखा गया कि 35 घंटे दोनों को लगे मिलने में, और कह रहा है कि एक की जो चाल है दूसरे से कितना अधिक है, कह रहा है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है। कह रहा है कि यदि ए बी की तरफ यात्रा करने वाली ट्रेन दूसरे की तुलना में कितना 35 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती है, तो तेज ट्रेन गति वाली, ठीक है ना, उसकी चाल बतानी कितनी हो। तो आप देखिए पता है कि ये जो है इधर से चलेगी, ये यहाँ से चलेगी, बीच की दूरी कह रहा है कितना है 3710 है। तो आपको पता है कि चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ तो चाल क्या हो जाएगी जुड़ेगी आपकी, क्योंकि सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगी दिशाएं विपरीत होती है जुड़ती हैं आपकी। ठीक है, तो मिलने में लगा समय कितना है 35 घंटे का, मिलने में लगा समय कितना है 35 घंटे का। तो हम चाल निकाल सकते हैं, चाल जुड़ेगी यानी S1 प्लस S2 दोनों की चाल, ये सापेक्षिक चाल है। ठीक है ना, और चाल हो जाएगी दूरी बटे में समय। तो दूरी कितना है 3310 और समय कितना लग रहा है उसको 35 घंटे का। तो हल करेंगे तो 35 से कम कितना दिखेगा बताइए 35 दिखेगा। ठीक है ना, 210 है, भाग जाएगा नहीं आपका। ठीक है, क्योंकि 21 है तो भाग तो नहीं जाएगा जीरो। और कितनी बार दिखेगा 210 यानी कितना 6×5=30 यानी 6 बार। यानी कह सकते हैं, ठीक है, कि S1 यानी S2, ठीक है ना, दोनों के जो चाल का योगफल कितना दिखेगा 106। और कह रहे हैं कि दोनों का अंतर कितना है बताइए 35 किलोमीटर बोल रखा ना सवाल में। कह रहे हैं कि एक जो ट्रेन है दूसरे से कितना ज्यादा चलती है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी योगफल 106 दिखा और अंतर कितना दिखा आपको 35। तो हम निकाल सकते हैं बड़े वाले की चाल, यानी जिसकी चाल अधिक है। आपको पता है कि सीधा S1 कैसे निकालेंगे, इसको जोड़ के आधा कर देंगे। ठीक है, अगर पूछता है धीमी वाले की चाल तो इसको घटा के क्या करते हैं आधा कर देते।
ठीक है, तो जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 6 5 11 4 1, इसको आधा कर देंगे, ठीक है, 141 का आधा 70 दशमलव कितना दिखेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 70.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज वाली की चाल है, जो तेज ट्रेन है उसकी चाल है। धीमी वाली की पूछता तो हम क्या करते, घटा देते, ये किसकी चाल है, जो तेज है उसमें से। धीमी वाली की पूछता तो घटाते और 2 से भाग कर देते। अगला सवाल करेंगे हम लोग। देखिए, पूछा है कि ए किसी कार्य को 1170 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 2340 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, निकाल लेते हैं। ए जो है कितने दिन में करता है, 1170 दिन में, और बी करता है कितने दिनों में, देखिए 2340 आपका निकालेंगे। देखिए 170, देखिए आपके एलसीएम में क्या होगा, जीरो तो होगा ना, क्योंकि दोनों में जीरो है तो आपके एलसीएम में क्या होगा, जीरो आएगा। अब देखेंगे 117 और किसका निकालना है, 234 का। आप देखेंगे मल्टीपल किसका है, 13 नमा कितना होता है, 17 होता है। 13 गुणे क्या दिखा, 9 दिखा। तो देखिए क्या 13 का मल्टीपल है क्या, 4 3 7 2, 9 का तो मल्टीपल है, ठीक है ना। तो 9 से तोड़ सकते हैं, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, कितना दिखेगा 5, 9 छके 54, ठीक है। तो ये टूटा किसमें, 13 9 में, ठीक है। ये 13 9 है, इसमें भी 9 है, ये 26 कितना दिखेगा आपका 13 गुणे 2, 13 गुणे 2, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे, दोनों में जीरो था आपका, यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो, तो एलसीएम में जीरो आएगा। 13 9, यहाँ भी क्या है 13 9, तो 13 9 तो दोनों में ही है, ठीक है। उसके बाद 2 भी होगा आपका, उसके बाद क्या होगा आपका 2 भी होगा, 2 भी होगा, 0 भी होगा। तो आप 20 लिख सकते हैं या फिर 0 लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा, ठीक है ना। आप 20 लिखते हैं, 0 भी। टोटल एलसीएम की बात करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम क्या-क्या दिखा आपको, 13 गुणे 9 पहले का हो गया, ठीक है। और ये हो गया 13 गुणे 9, साथ में 2 इसमें, और साथ में 0 यानी 10 आपका। ये टोटल एलसीएम है, 13 9 117, 117 को दोगुना कितना हो जाएगा 234, अच्छा सीधा दोगुना भी था, हमने ध्यान नहीं दिया। 234 का 117 का दोगुना है, ठीक है, और साथ में एक 0 भी होगा आपका। ये देखेंगे 2 3 4 0, ठीक है ना। साथ में एक 0 होगा, 117 का दोगुना है, हमने ध्यान नहीं देता 234, ठीक है। तो इसकी क्षमता निकालेंगे ए वाले की, कितना दिखेगा 2 दिखेगा, और इसकी क्षमता कितने दिखेगी आपको, मात्र 1 दिखेगी। हल करते हैं हम लोग। कह रहे कि दोनों जो है एक साथ कार्य करते हैं तो काम कितने में पूरा हुआ, ठीक है ना। एक साथ कार्य करते हैं समान काम को, तो लिखेंगे ए प्लस बी का समय निकालना है, टाइम निकालना है। तो काम कितना है आपका 2340 एसएम बराबर, क्षमता मिलेगी 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3, लिखेंगे 2 3 4 0, और ये हो जाएगा कितना आपका 3, 3 7 21, 3 8 24, 0 आपका 780 दिन दिखेंगे आपको, 780 दिन पहला वाला विकल्प आपका, ठीक है। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे कि 23,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 230 रुपए है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर है क्या, देखिए ये सब ब्याज की दरें तो है, ये सब किसके मान है, आर के मान है, ठीक है। तो अब देखिए कि ब्याज का अंतर कितना है, 230 रुपए, ठीक है ना। दोनों में ब्याज का अंतर कितना है 230। तो आप देखेंगे 230 पे ब्याज मिला है रुपए में, तो परसेंटेज में कितना दिखेगा, बताइए 23,000, परसेंटेज में आपको निकालना, तो 2 जीरो कटेंगे यहाँ से 0, यानी कितना दिखेगा आपको, मात्र 1%, ठीक है, 1%। और आपको पता है कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर एक कहाँ दिखता है, जब ब्याज दर कितना हो 10%, ठीक है ना। अगर साधारण ब्याज निकालेंगे तो 2 साल का कितना दिखेगा परसेंटेज में 20%, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो परसेंटेज में कितना दिखता है 21%, तो अंतर कितना दिखा 1% का। आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता है कि 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर की बात करेंगे,
अंतर यानी डिफरेंस जो है कितना निकालते हैं, कैसे? पी आर स्क्वायर अपन 100 का स्क्वायर, ठीक है ना, पहली या दूसरी सेट में कराया गया है। तो ये हो जाएगा, अंतर कितना बोला है 230, प्रिंसिपल कितना है 23,000 और ब्याज का दर निकालना है आर स्क्वायर और बटे क्या दिखेगा 100 गुणे 100। ये तो दो जोड़ यहाँ से कटे, एक जोड़ यहाँ से, नीचे 10 बच गया। ये कितनी बार में 10, तो आर स्क्वायर का मान यहाँ क्या दिखा 10 और यहाँ एक जीरो, तीरे गुणा करेंगे 100 तो आर का मान क्या दिखेगा आपको 10%। 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होता है? तो ये पी आर स्क्वायर 100 का स्क्वायर, पी यानी मूलधन, ये ब्याज की दर है, का स्क्वायर बटे क्या है 100 का स्क्वायर, 100 गुणे 100 कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कोई एक समझ में आया होगा आप लोगों को। अगला सवाल करते हैं। देखिए बोला गया है, अशोक स्थिर जल में 43 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से नाव चलाता है। यदि नाव की धारा की गति कितनी है? 14.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहे हैं कि उसे एक स्थान तक जाने और उससे वापस आने में कितना समय लगता है? 90 मिनट लगता है। तो वह स्थान आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ठीक है, पिछले सेट में कराया गया था ये, दूसरे वाले में, ठीक है, वहां पे कुछ और डाटा था। तो आपको पता है कि जाएगा सेम दूरी, वापस भी क्या आएगा सेम दूरी, लेकिन एक बार जाएगा तो क्या होगा धारा के साथ जाएगा और जब वापस आएगा तो क्या होगा धारा के विपरीत आएगा। ठीक है, तो देखेंगे जाते समय चाल अगर धारा की दिशा, ठीक है ना, धारा की दिशा अगर हम मान लें कि ये बिंदु ए बी है तो जाएगा तो धारा के साथ, मान लेते कि धारा की दिशा ए से बी की तरफ, तो जाएगा तो क्या होगा धारा के साथ जाएगा तो चाल जुड़ेगी आपकी, तान जल में नाव की चाल और धारा की चाल, तो जोड़ेंगे ये 4.5 3.5 मिलकर कितना दिखेगा आपको बताइए? 8 दिखेगा और 4, ठीक है ना, 50 58 दिखेगा आपको, कितना दिख जाएगा 58 दिखेगा आपको। और एक बार आएगा तो क्या, ये डाउन स्ट्रीम की चाल है, ठीक है ना, ये डी का मान है डाउन स्ट्रीम वाली, यानी अनुप्रवाह चाल है। और जब विपरीत आएगा तो क्या होगा चाल घटेगी, घटा लेते हैं, 3.5 घटाएंगे तो क्या दिखेगा आपको बताइए? 0 दिखेगा। 10 में से 10 जाए कितना, 40 में से 31 और कितना घटाना है आपको? एक और, यानी कितना दिखा 29 दिख गया, हटा सकते हैं। 13 में से 4 जाएगा 9 हो जाएगा, 3 में से जाएगा कितना हो जाएगा 2 आपका। यहाँ देखिएगी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और यहाँ कितने देखिए 29 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, कब? धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम चाल है ये, और ये डाउन स्ट्रीम चाल है। तो आपको पता है कि जब दो बराबर दूरियां जानी हो और वापस आनी, ठीक है, तो टोटल दूरी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस, बीच की दूरी पूछा है हमसे, टोटल डिस्टेंस नहीं पूछा है, तो 2 उसमें हटा देंगे केवल, ठीक है ना, बीच की दूरी, ठीक है। ये हो जाएगा, पहली चाल कितनी 58 है, S1 गुणे S2, दूसरी कितनी आपके 29, नीचे दोनों को जोड़ देना है, नीचे क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, 58 प्लस 29 और गुणे समय आपका कितना है 90 मिनट लगा है, तो क्या करेंगे घंटे में बदल लेंगे, तो किलोमीटर में आपकी दूरी आ जाएगी। चाल किस में थी किलोमीटर में, इस समय को बदलेंगे घंटे में आपका। ये 29 58 58 29 9 8 कितना दिखेगा 17, 5 2 7 1 8, ये हो जाएगा 30 से काटेंगे 3/2, 29 से कितनी बार में 3 बार में, 3 9 27 2 9 6 2 8 और 3 से कटेगा 3 आपका, तो 58 का आधा क्या दिखेगा आपको 29 किलोमीटर, यही दूरी है 29 किलोमीटर आपकी, 29 किलोमीटर। अगला सवाल करते हैं, आप लोग देख लीजिएगा इसको। कह रहे साधारण ब्याज पर निवेश की कोई राशि 25 वर्षों में स्वयं की कितने गुना हो जाती है बताइए? 3 गुना हो जाती है, ठीक है। 3 गुना होने का मतलब कि अगर प्रिंसिपल कितना हम मान लें, प्रिंसिपल आप कितना मानते हैं 100%, तो 3 गुना होने का मतलब क्या बता रहा है मिश्रधन, उसमें मतलब है कि उसमें ब्याज कितना मिला होगा आपको 200%, ठीक है ना, तभी तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 300%। तो देखेंगे इसका कितने गुना दिखेगा 3 गुना दिखेगा, आपका धनराशि जो है 3 गुना होगी, इसका मतलब मूलधन अगर 100 लगाएंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको 300, इसका मतलब ब्याज कितना है 200। तो आप कह सकते हैं कि 25 वर्षों में उसको ब्याज कितना मिला बताइए?
25 वर्षों में उसको ब्याज कितना मिला? 200%। कितना मिल गया? 200%। तो कह रहे कि 75% में कितना मिलेगा, पहले तो ये निकालना है। तो समय को कितने गुना कर दिया हमने? 3 गुना, यानी कितना हो गया? 75 साल। तो देखिए ब्याज में कितना क्या मिलेगा आपको? 3 गुना, कितना हो जाएगा? 600% का ब्याज मिलेगा। तो पूछा है धनराशि कितने गुना हो जाएगी? देखिए ब्याज तो मिलेगा ही 600%, प्लस उसको क्या मिलेगा? मूलधन भी तो मिलेगा जो उसने लगाया था। तो देखिएगा 100% यहाँ, 600 यहाँ, टोटल उसका कितना मिलेगा उसको? 700%। तो लगाया कितना? 100, मिला कितना? 700। तो कितने गुना दिखा आपको? 7 गुना दिख जाएगा आपको। ठीक है, 75 वर्षों में कितना दिख जाएगा उसको? 7 गुना दिख जाएगा। आप इससे भी कर सकते हैं, T1 बटे T2 N1 माइनस 1, N1 माइनस 1 बटे में होता है N2 माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका पहले साल के रखेंगे। ठीक है, 25, तो उसमें कितना हुआ? 3 माइनस 1 रख लेंगे। T1 कितना है? 25 साल। कितने साल में पूछा है? 75 साल में। तो पहले साल में कितना हुआ था आपको बताइए? 3 गुना, यानी 3 माइनस 1, और यहाँ पूछा है कितने गुना हो जाएगा, यानी n माइनस 1 कर लेते हैं। तो 2 हो जाएगा। 25 से कितनी बार है? 3 बार। 3 दुना कितना दिखेगा? 6। ठीक है ना? ये 1/3 दिखेगा, ये 2 दिखेगा, ये n माइनस 1 है। तो 13 गुणा करेंगे दिखेगा n माइनस 1, 3 दुना कितना दिखेगा? 6। ये माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 7। यानी कितने गुना दिखा आपको? 7 गुना। तो दोनों ही तरीकों से कर सकते हैं बड़ी आसानी से हम। अगला सवाल करते हैं हम लोग। देखेंगे एक कक्षा में 32 छात्रों का औसत वजन कितना है आपका बताइए? 53.2 किलोग्राम है। और शेष 16 छात्रों का औसत वजन कितना है? 49.5 किलोग्राम है। तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन पूछा है। ठीक है, बेसिक आपको पता है, आप निकाल सकते हैं टोटल कैसे, कि 32 छात्रों का औसत वजन कितना है? 53.25। और कह रहे कि 16 लोगों का कितना है आपका? 49.5। ठीक है, ये तो टोटल हो गया ना कुल छात्रों का। और छात्र कितने हैं? 16 प्लस 32। 16 प्लस कितने हैं? 32। ये पूरी कक्षा का क्या हो जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। ये पूरी क्लास का क्या दिखेगा आपको? एवरेज दिखेगा। ठीक है, आप यहां से कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि 32 छात्रों का, और कितने छात्रों का? 16 छात्र हैं। तो आपको रेशियो क्या दिखा? 2 से 1 का। तो 2 छात्रों पे कह रहे हैं कि इसका रेशियो कितना आपका है? एवरेज कितना है? 53.25। और यहाँ पे कितना है? 49.5। 49.5। टोटल निकालना है, जोड़ेंगे। ये 53 का दोगुना होता है 106। 53 का दोगुना 106, और ये 0.25 का दोगुना क्या हो जाएगा? 5। तो दिखेगा 106.5। टोटल यहाँ दिखेगा कितना? 49.5। और एवरेज निकालने के लिए कितने छात्र दिखेंगे? यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कितने? 3। तो पूरी क्लास का एवरेज आपको दिखेगा ये। 32 छात्रों का एवरेज कितना है? 53.2। और 16 का कितना है? 49.5। तो आप देखेंगे कि 32 और 16 का रेशियो क्या दिखेगा? 2 और 1, यानी इसका मतलब कहते हैं यहाँ पे 1 छात्रों का क्या है? 49.5, और यहाँ पे 2 का कितना है? 53.25। टोटल योगफल निकालेंगे, 2 का यहाँ दिखेगा, 1 का। टोटल जोड़ के छात्र कितने हैं? 3, तो भाग कर देंगे। देखिएगा 5 और 5 10। ठीक है ना? यहाँ से लेख 9 और 6 15, और 7 में कितना हो जाएगा? यहाँ से 16। ठीक है, 10 से 16, और 4 कितना हो जाएगा? 5, 1। 3 से भाग करेंगे, 3 5 15, 3 दूना 6। तो पूरी क्लास का जो एवरेज दिखेगा आपको कितना दिखेगा? 52 किलोग्राम। 52 किलोग्राम होना चाहिए। 52 किलोग्राम। अगला सवाल करते हैं हम लोग।
कह रहे कि 2 अलार्म घड़ियां 144 सेकंड और 120 सेकंड के अंतराल पे क्या होती हैं? बजती हैं, ठीक है। यदि वे पहली बार कितने बजे बजे? 6 पे। कितने बजे बजती हैं? 6 बजे अपराह्न बोला है। तो अगली बार वे किस समय फिर से एक साथ बजेंगी? तो इनका एलसीएम पे बजेंगी। तो हम निकालेंगे 144 और 120 का एलसीएम, ठीक है। 144 में क्या होता है? 24 गुणे 3 कह सकते हैं, और 120 में क्या है आपका? 24 गुणे 5। तो दोनों में 24 है तो 24 तो आना ही है, ठीक है ना? इनका एलसीएम ले लेते हैं। 24 इसमें दिखा 3, इसमें कितना दिखा? 5, यानी 24 5 120, 120 का 3 गुना कितना दिखेगा? 360। 24 5 120, 120 का 3 गुना कितना दिखेगा? 360, यानी टोटल 360 सेकंड में बजेंगी एक साथ, ठीक है ना? एक साथ बजने में कितना समय लगेगा? इनके एलसीएम बराबर है 360, यानी मिनट में कितना दिखेगा? 60 से भाग करेंगे तो 6, 360 मिनट का मतलब कितना है? 6 मिनट। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, कहीं गलती करी क्या? 6 मिनट तो है नहीं, 144, ठीक है, यही गलती हो गई हमसे, ठीक है। 24 का 6 गुना होता है आपका, ठीक है, ये दिखा 24 का 6 गुना 144 होता है, और 24 का कितना होता है? 5 गुना, ठीक है। तो आप देखेंगे 24 दिखेगा इसमें, और क्या है? 6, यहाँ भी 24 है और क्या है? 5, यही आपका एलसीएम दिखेगा। 6 5 30, 24 3 72 नहीं, कितना दिखेगा? 720 सेकंड, और इसका मतलब कितना है? ये 6 से भाग करेंगे 12, ये हो जाएगा 12 मिनट। एक साथ बजने में समय कितना लग रहा है? बताइए। 12 मिनट का, यानी अपराह्न 6 बजे बजी थी, तो और कितना समय लगेगा एक साथ बजने में? अगला 12 मिनट, यानी 6 बजे के बाद पहली बार कब बजेंगे वो? बताइए। 6:12 पे। अगर पूछता कि फिर दूसरी बार कब बजेंगी, तो फिर 12 मिनट और लगेगा, यानी 6:24 पे। तीसरी बार पूछता तो फिर एक साथ बजने में कितना? फिर 12 जोड़ेंगे, यानी 36 पे, 6:36 पे। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। कह रहे कि जब एक धनात्मक संख्या n को 13 से विभाजित किया जाता है, ठीक है ना? कोई भी एक संख्या लेंगे, उसको 13 से भाग लेंगे, तो कह रहे कि शेषफल कितना बच रहा है आपका? रिमाइंडर हो रहा है कितना? 11। तो कह रहे कि 26n, 26n, ये तो मल्टीपल हो गया ना 13 का, ठीक है। 13 से भाग करने और अगली संख्या क्या है? 26n, यानी मल्टीपल हो गया ना ये तो 26। तो देखिए 13 से काटेंगे तो ये तो कट जाएगा ना, यानी यहाँ रिमाइंडर 0, और 0 में यहाँ से गुणा करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए n में भाग कर रहे हैं तो 13 आ रहा है, और यहाँ कह रहे हैं कि 26n है, तो 26 में अगर हम 13 से भाग लें तो देखिए शेषफल क्या दिखेगा? 0, ठीक है ना? और अगली संख्या गुणे n है, तो n में क्या है? 11 आता है भाग करने पे 13 से, तो 0 यहाँ और यहाँ 11, तो 0 में गुणा करेंगे 11 से, रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि 3 साझेदार A, B तथा C कुल 24,000 रुपए का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में A को कितने का लाभ है? बताइए। 15,000 का। B को लाभ है 20,000 का, और C को कितना है आपका? 25,000 का। कह रहे कि A और C ने मिलकर कितनी राशि निवेश की? निकालते हैं। निवेश का अनुपात निकालेंगे तो लाभ का अनुपात ही क्या होगा? निवेश का अनुपात, क्योंकि समय तो दिया नहीं है इसमें, ठीक है ना? तो देखिए कह रहे हैं कि A जो है कितना पाता है? 15,000, तो B कितना पाता है? 20,000, तो C कितना पाता है आपका? 25,000। हल करेंगे, सभी में 3 3 जीरो कटेंगे, सभी 5 के मल्टीपल भी हैं, तो कटेगा 5 से 3 बार में, 5 से 4 बार में, और 5 से कटेगा 5 बार में। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि A को कितना 3 मिला, B को कितना 4, C को 5, यही अनुपात है उनके लाभ का। यही क्या होगा? निवेश का भी अनुपात होगा, ठीक है ना? लाभ क्या है? ठीक है, प्रॉफिट का चाहे निवेश का, कैपिटल का, दोनों एक ही होगा, 3 4 5 के अनुपात में। और टोटल निवेश कह रहा है कि तीनों ने मिलकर कितना किया है? 2,40,000। तो कुल निवेश कितना दिखा? 5 4 9 3 12, कितना दिखा? 12 मिनट, जबकि सवाल में कह रहा है कितना है? 2,40,000 है, ठीक है, 2,40,000।
तो 12 से काटेंगे 24 कितनी बार में कट गया? 2 बार में, यानी कितना दिखेगा? 20,000 रुपए। एक का मान सवाल में कितना है? 20,000। तो पूछा ए और सी ने मिलकर, तो ए और सी, ए निवेश किया 3 और बी ने 4, तो टोटल निवेश कितना दिखेगा? 7। तो एक का मान सवाल में कितना है? 20,000 है ना। एक का मान सवाल में कितना है आपका? 20,000 है। तो 20,000 गुणे 7 कितना दिखेगा? 1,40,000 रुपए। 1,40,000। कहीं गलती कर दी क्या हमने? ए और सी का पूछा है, सॉरी, ठीक है, हमने ए और बी निकाल लिया। यहाँ क्या पूछा है? ए और सी का। तो ए और सी कितना दिखेगा आपका? निकालिए। ए और सी कितना दिखेगा आपका? ये कितना है? 4 है ना। ठीक है। ए और सी कितना निवेश कर रहे हैं? 5 3 8, और एक का मान सवाल में कितना है? 20,000। यानी कितना हो जाएगा? 16, साथ में 4 जीरो, 1,60,000 आपका। 1,60,000 ए और सी का पूछा है, कितना निवेश करेंगे? ठीक है। पूछा है कि ए और बी की एबीसी की जो पूंजी है वो क्या है? टोटल निवेश तो पता है कि 2,40,000। तो लाभ का अनुपात निकाल सकते हैं कि ए कितना है? 15,000, बी कितना है? 20,000, सी कितना है आपका? 25,000 है। तो लाभ का अनुपात क्या दिखेगा? दिखेगा 4 5 और 3 4 और 5। तो देखेंगे जो लाभ का अनुपात होगा वही क्या होगा? कुल निवेश का अनुपात होगा। और कुल निवेश निकालते हैं हम लोग समय गुणे, ठीक है, पूंजी से, कि कितनी पूंजी और कितने समय के लिए लगाया जा रहा है। तो समय तो किसी के बारे में बोला नहीं गया कि कितने कितने महीने, तो इसका मतलब समय सभी क्या है? बराबर है। तो जितना पूंजी लगाएंगे उतना ही क्या हो जाएगा? कुल निवेश हो जाएगा। और कुल निवेश का अनुपात में क्या होगा? लाभ बटेगा। यही क्या है? लाभ का अनुपात क्या है? चाहे कुल निवेश का अनुपात यही है। बोला है कि 3 4 5 है, तो टोटल कितना दिखेगा? 12। जबकि सवाल में कह रहे हैं कि 2,40,000 कितने गुना दिखा? 20,000 गुना। तो पूछा है कि ए और सी ने कितना निवेश किया टोटल? तो ए कितना कर रहा है? 3, और सी कितना कर रहा है? 5, टोटल 8। और कितने गुना हो जाएगा एक का मान? 20,000 गुना। कह रहा है कि हमको भिन्न बदलना है, ठीक है। ये आसान दशमलव पुनरावृत्ति वाला, ठीक है, क्योंकि ये देखिए क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है ना आपका। 358, ठीक है, 8585, ठीक है ना। 585858 रिपीट हो रहा है आपका, ठीक है। देखेंगे 585858, तो 58 रिपीट हो रहा है आपका। 3,585858, ठीक है, 585858, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दशमलव पे बाद, ठीक है, दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार है उतने क्या आते हैं? 9 आते हैं। और देखिए 2 पे बार ना आपका, 5 8 पे, तो 2 9 आएंगे। और दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे क्या है? बार नहीं है, उतना क्या आएगा? 0। तो 1 पे बार नहीं, केवल 3 पे, तो 1 0 आएगा आपका। अब ये बनेगा 358, और कितना घटा दीजिए? जिस पे बार नहीं है आपका 3, ये दिखेगा 3 5, कितना दिखेगा? 5/990। काटना है तो काट सकते हैं, जबकि विकल्प में तो ये ना सभी में 355, ये बी वाला दिखेगा। दशमलव के बाद देखिए रिपीटेशन किसकी है? 585858 की, यानी 3 दशमलव, दशमलव क्या होगा? 3 5 8 पे बार। तो जितनी संख्याओं पे बार है उतने 0, जिस पे बार नहीं उतना 0 आपका, ठीक है ना। जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9, जिस पे बार नहीं उतना क्या होगा? 0 आपका। और जिस पे बार नहीं उसको घटा देंगे पूरी संख्या में से। कह रहा है कि एक किंडल जो है 25% के लाभ पर 1325 में बेचा जाता है, ठीक है। तो देखेंगे 25% का मतलब होता है कितना है बताइए? 1/4, ठीक है। यानी 4 पे 1 का लाभ, यानी कितने बेचा होगा? 5 में। बेचा कितने में? 5 में, ठीक है। आप चाहें तो 100 मान के कह सकते हैं, ठीक है, कि 100 का सामान है तो 25 का लाभ, यानी 125 में बेचा होगा। तो बेचा कितने में है? 1325 में। हमने फ्रैक्शन से कर लिया कि 25% का मतलब क्या है? 1/4, यानी 4 का सामान है तो 1 का लाभ, यानी 5 में बेचेगा ना, ठीक है। और बेचा कितने में है? 1325 में। तो आप निकाल सकते हैं कि 1 का मान क्या है यहाँ से? 5 दूना 10, 5 31, 5 25, ठीक है। तो आप सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से। सीपी कितना आपका है? 4 है, तो 4 का मान निकालिए, गुणा कर लीजिए। 4 पंजे 20, ठीक है। 4 छके 24, 2 26, ठीक है। 4 पंजे 20, 4 छके 24, 2 26, 4 दूना 8, 2 10, 1,000।
₹60 का लागत मूल्य है। तो कह रहे हैं कि 720 में अगर हम उसको बेच दें, तो उसका लाभ या हानि क्या होगा? तो निकाल सकते हैं। देखिए, सीपी कितना आपका दिखा? 1060 और बेच कितने में रहा? कह रहा है कि 742 में, तो ज़ाहिर-सी बात है क्या हो रहा है? उसको हानि हो रहा है ना, तो लाभ तो होगा नहीं, ठीक है? आप देखेंगे हानि कितने की हुई? घटा लेंगे, 10 में 2 जाए कितना दिखेगा? 8, यहाँ दिखेगा 5 में 4 जाएगा 1 दिखेगा, 10 में 7 जाए कितना दिखेगा? 3, 318 का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो निकालेंगे हानि परसेंटेज, ठीक है? निकालेंगे हानि परसेंटेज, 318 की हानि है कितने पे? 1060, इसको बताना है किसमें? परसेंटेज में। 2 ज़ीरो कटेंगे यहाँ से, 1-1 ज़ीरो काटते हैं और ये 3 बार में कट रहा है तो सीधा 3 गुणे 10 कितना दिखेगा आपको? 30%। ठीक है, इन सवालों के और भी तरीके हैं, ठीक है? आप जितना अभ्यास करेंगे आपको और भी चीज़ें हाँ, ठीक है, आती रहेंगी। जैसे आप देखेंगे 25% का लाभ है ना, सीपी कितना होता है आपका? 100% मान के चलते हैं कितना? 100%। तो बताइए पहला जो विक्रय मूल्य है, वो कितना है परसेंटेज में? 125% क्योंकि लाभ कितने का है? 25 का है, तो कितने में जाएगा? 125%, जबकि बेचा है 1325 में। तो आप कह सकते हैं कि हल करेंगे तो कटेगा 125 से कट सकता है? नहीं कटेगा। 25 से 5 बार में जाएगा आपका, ठीक है? 25 से 5 बार तो 5% का मान दिखेगा आपको इतना। तो 25 5 है 125, 7 25 तियां 75, ठीक ₹53 दिखा आपको। तो आप कह सकते हैं कि ₹1 का मान क्या दिखा आपको? 5 बटे में 53% ₹1 का मान निकाल दो। अब कह रहा है कि हमको बेचना है किस कीमत पर? बताइए 742 पर। हमको जो बेचना है, बताइए हमको बेचना है किस कीमत पर? 742 पर, तो ₹1 का मान ये है, तो निकालेंगे इसका मान परसेंटेज में, यानी 5 बटे कितना हो जाएगा? 53 गुणे 742% में। तो देखिएगा ये 53 से कितनी बार में कट रहा है? वाह! ये कटेगा आपका 16 तियां 48, नहीं, ठीक है, भाग करके चेक करते हैं। 742 है आपका, तो 53 से 1 बार में जाएगा आपका, 1 और 2, 2 कितनी बार में जाएगा? 53 से आपका जाएगा 742, सही तो है आपका सब कुछ, ठीक है। 25 5 125, 25 5 125, 7 25 हैं 75, बिल्कुल सही है। 1% का मान हो जाएगा कितना आपका? 53 बटे में उल्टा लिख दिया क्या हमने? सही तो है। ₹1 का मान कितना है? 5 बटे में 53, तो हमको इसका मान निकालना था। देखेंगे परसेंटेज में कितना आ रहा है? 5 बटे कितना हो रहा है आपका? 53, 742, 53 से भाग किया 1 बार में, तो 1 आया, यहाँ पे 2 आ गया, 2 है। 4 बार में तो कट रहा है ये। 4 तिया 12, 4 5 20 और 21, ठीक है। ये कट रहा है आपका 4 बार में, ठीक है। ये कटेगा टोटल 14 बार में, ठीक है। तो 14 5 कितना दिखेगा? 70%, ठीक है। तो देखा आपने कि सीपी कितना था? 100% और बेचा कितने में? मात्र 70% में। इसका मतलब लॉस हो रहा है कितने का आपका? 30% का। लॉस हो रहा है कितने का आपका? 30% का आपका, ठीक है। इससे भी कर सकते हैं आप, इससे भी कर सकते हैं। हमने देखा कि बेचा कितने में? 125% में, तो कीमत क्या थी? 1325 की। तो 5% का मान कर हर तरफ निकालेंगे ₹53।
5% का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा 53 रुपया। तो 1 रुपए का मान परसेंटेज में निकालेंगे, जबकि हमको मान कितने रुपए का निकालना है 742 का। कैलकुलेटर देखेंगे कितना आ रहा है परसेंटेज में। ठीक है, अगर ये मान 100 से कम है इसका मतलब हानि हो रही है, और जितना 100 से कम उतना ही क्या है, हानि है। अगर ये मान 100 से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, तो जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, लाभ होगा आपका। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि ए ने एक वस्तु खरीदी, उसकी मरम्मत पर कितना खर्च किया, 550 रुपए, फिर उसने इसे कितने के लाभ पे बेच दिया, बताइए। बी को बेचा है 10% के लाभ पे, बी ने इसे 20% की हानि पर किसको बेचा है, सी को। सी ने अंततः इसे 30% के लाभ पर कितने में बेचा है। तो मान लेते हैं ए के लिए कुल लागत मान लेते हैं, ठीक है ना, मरम्मत के बाद की कुल लागत जो है मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ए ने बी को बेचा है कितने परसेंट के लाभ पे, बताइए। 10% के लाभ पे, तो कीमत हो जाएगी 110, यानी 11 बटे कितना दिखेगा, 10 आपका। 110 बटे 100 हो जाएगा, यानी 11 बटे 10। अब बी ने आगे इसे 20% की हानि बेचा, यानी 100 माइनस में होगा 20, यानी 80 बटे में 100, यानी 4 बटे कितना दिखेगा, 5 दिखेगा। ये बी के लिए क्या है, ठीक है। अब सी इसे बेच रहा आगे 30% का लाभ, तो कितने बेचेगा, 130 में, 130 बटे 100, यानी 13 बटे क्या दिखेगा, 10। और बेचा कितने में है, 6864। फिर से बता दे रहे हैं, ये कुल लागत है उसकी, इसमें जितने में खरीदा है प्लस जो मरम्मत कराई है 550 वो भी है इसमें, ये उसकी कुल कॉस्ट है। उसके बाद ए ने इसे बेचा है 10% के लाभ पे, तो 110 बटे 100 यानी 11 बटे 10 हो जाएगा। बी ने बेचा है इसके कितने पे, 20% की हानि, यानी 80 बटे 100, यानी 4 बटे 5 में। और सी से बेच रहा है 30% के लाभ, यानी 13 बटे 10। तो बी का कितने में टोटल फाइनली, 68 64 में। इसी को हल करना है। तो देखिए 4 से कटेगा कितने बार में, 25 बार में, क्योंकि 100 है ना, 10 गुणे 10 100, तो 4 से तो कटेगा ही। 11 का मल्टीपल, क्योंकि पूर्णांक है सभी के सभी, तो आप चेक कर सकते हैं। 11 छक कितना दिखेगा, 66, 2 दिखेगा, यानी 26, 11 दूना 22, 11 चौक 44, ठीक है। 13 से कटना चाहिए, 13 चौके 52, ठीक है ना, 10 बचेगा, 13 बटे 48 दिखा आपको। तो अमाउंट दिखेगा टोटल कितना आपका, 48 गुणे 5 गुणे 25, ठीक है। तो आप देखेंगे 5 बटे कितना दिखेगा, 40, 4 हो गया आपका, ठीक है। और 5 चौके 20 और 4 कितना दिखेगा, 24, ठीक है। गुणे क्या दिखेगा, 25, ये दिखा 0, 25 चौके 100, यानी 10 बचेगा, 25 दूना 50 और 10 कितना दिखेगा, 60, ठीक है। यानी टोटल मरम्मत कराने के बाद एक को जो है उसकी लागत कितनी पड़ रही है, 6000। तो मरम्मत कितना कराया था, मरम्मत में खर्चा कितना है, 550 है, घटा देंगे तो उसकी लागत मिल जाएगी, ठीक है। तो कितना दिखेगा आपको, बताइए, 450 वाला, ठीक है, 5450। हटा लीजिए, 0 में से 0 जाएगा, 0 हो जाएगा आपका, यहाँ 9 में से, ठीक है, कितना जाएगा, 5450 का आपका होना चाहिए। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। एक्स कह रहा है कि एक कार्य को कितने में पूरा करता है, 153 दिन में। और वाई जो है एक कार्य को, उसी कार्य को कितने में, 255 दिन में, ठीक है। कितना बोला है, 255 दिन। और जेड कह रहा है कि उसी कार्य को कितने दिन में करता है, 340 दिन में। कह रहा है कि तीनों मिल जाएं, एक्स वाई और जेड एक साथ काम करें, तो उन्हें कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो आइए हल करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। ए जो है कितने में करता है, एक्स है ना, एक्स जो है 153 दिन में करता है, वाई करता है 255 दिन में, और जेड करता है आपका 340। आप देखेंगे 340 क्या 17 का मल्टीपल है, ये 17 का मल्टीपल है क्या, 17 कम 17 8, 17 5 50 है, बिल्कुल 17 9 53। तो देखेंगे 153 कितना दिखा आपका, 17 गुणे 9 दिखा, 255, 17 कम 17, 17 5 85, 5 बार में कट रहा है तो, ठीक है।
17 पचे 85 और ये दिखा 340 यानी 17 गुणे 20 तो एलसीएम में 17 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये 9 है यानी 9 कितना होता है 3 गुणे 3 तो क्या 15 में 3 है? बिल्कुल है। 5 की जगह तो 5 लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए ना तो 3 है, इसमें तो क्या है 4 गुणे 5 है ना आपका, तो 5 तो इसमें दिख रहा है, इसमें 4 के नहीं तो 4 के गुणा कर लेते हैं। तो 17 नामा कितना दिखेगा 153, 5 गुणे 4 कितना दिखेगा 20, 153 देखिए 6 30 3 30 60 दिखेगा यहाँ पे, कितना दिखेगा 30 60 आपका। तीस साठ दिख गया आपका। ठीक है, हल करेंगे 153 आपका, 17 नामा 153 तो कितना दिखा 20 बच गया आपका। इसकी क्षमता क्या दिखेगी 20 की, यहाँ देखिए 255, 255 में 17 गुणे कितना था 15, 17 गुणे 5 या 15 यानी 3 गुणे 4 बचा यानी 12 दिखा, आपकी क्षमता कितनी दिखेगी 12। यहाँ देखेंगे 340 यानी 17 गुणे 20 है, कितना है 17 गुणे 20, तो 17 यहाँ पे और यहाँ 20 पे तो कितना बच गया 3 गुणे 3 यानी 9 बच गया, तो इसकी क्षमता क्या दिखी 9 आपकी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यदि तीनों मिलेंगे एक्स भी मिलेगा वाई भी और जेड, तो काम कितने समय में पूरा होगा, टाइम निकालना है। तो काम है कितना 30 60, सभी को जोड़ लीजिए क्षमता निकालेंगे, ये है 20, ये है कितना 12 और ये है कितना 9। ठीक है, 12 9 कितना होता है बताइए 21 और 21 20 कितना दिखेगा 41, 30 60 बटे में 41। ठीक है, 30 60 बटे में 41, देखिए भाग कितनी बार जाएगा आपको भाग करना पड़ेगा, ये पूर्णांक में लिखा गया इस तरीके से कि 70 सही 26 बटे कितना है 41, इस तरीके से 74 सही 26 बटे में 41 इस तरीके से सब लिखा गया है, 76 सही 26 बटे में 41 और ये आपका 72 सही 26 बटे में 41 आपका। ठीक है, इस तरीके से विकल्प है वो ऐसे प्रिंट नहीं हुआ है। तो आपको भाग करके चेक करना है कि कितनी बार जा रहा है, तो भाग करिए कितना है 30 60 41 से भाग करेंगे तो देखिए सभी में कितनी बार भाग गया है 7 बार तो गया है, तो 7 बार ले जाना है बिल्कुल। 7 कम 7 7 चौक 28, 16 में 7 जाए कितना दिखेगा 9, यहाँ हासिल 9 में 7 जाए कितना दिखेगा 1 आपका 19। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, क्या 0 बार जाएगा 4 बार जाएगा 6 बार जाएगा 2 बार जाएगा। देखिए 41 देखिए 2 बार तो से अधिक जाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता आपका। क्या 4 बार जाएगा 4 चौके 16, क्या 6 बार जाएगा 6 चौक कितना होता है 24 आपका, तो कितनी बार जाएगा 4 बार ले जाइए। ठीक है, 4 एकम 4 4 चौके 16, ठीक है यानी कितनी बार आ रहा है 74 बार, तो यही आपको होना चाहिए। रिमाइंडर देख सकते हैं 26 आएगा आपका, यहाँ दिखेगा 6 और यहाँ कितना दिखेगा 2 आपका, तो भाग जो है कितनी बार गया आपका 74 बार। अगला हल करेंगे हम लोग, कह रहा है कि 18% की छूट के बाद टेबल का जो है विक्रय मूल्य कितना है 18,860 रुपए है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का है कितना 60% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। कह रहा है कि अंकित मूल्य पे छूट कितना दिया है उसने 18%, यानी कितने बेचा होगा बताइए 82% यानी 82 बटे 100 में, और बेचा कितने में 188,60 रुपए में। ठीक है, तो हल करेंगे, ये दिखेगा 41 बटे में 5, तो 4 एकम 4 बार दिखेगा। ठीक है, भाग कर लेते हैं कितनी बार आ रहा है 18860 41, 4 एकम 4 4 चौके 16, 6 बार जाएगा आपका 6 चौके 24, तो देखिएगा 46 बार में, ये कटा कितनी बार में 46 बार में, साथ में एक जीरो भी तो है इसमें 41 बार में। तो आप कह सकते हैं कि अंकित मूल्य है कितना आपका, इधर 5 भी तो है यानी 46,460 गुणे 5, 5 6 के 30 20 और 3 23,000 है, उसकी अंकित मूल्य कितना है 23,000। कह रहे क्रय मूल्य कितना है उसका अंकित मूल्य का 60%, तो सीपी निकाल लेंगे
इस अंकित मूल्यांक 2300 का कितना है 60%, यानी 60 बटे क्या दिखेगा, कटेगा 2 जीरो, 6 गुणे 3 18, 12 और 1 कितना दिखेगा 13, साथ में 0 1300 रुपए, जीरो कहीं छोड़ दिया क्या हमने, 1860, ठीक है, सही है आपका। 1380 आ रहा है, कहीं जीरो छोड़ा हमने, ठीक है। यहाँ 50 होना चाहिए था ना, क्योंकि 2 से काटा था, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ 82 था, यहाँ 100 था, 2 से काटा 41, तो यहाँ 50 होना चाहिए था, वहीं छोटा था जीरो आपका। 13,800। अगला सवाल करते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि 3 संख्याएं जो है 19, 21 और 23 के अनुपात में यदि तीसरी संख्या के 3 गुना, तो तीसरी संख्या कितनी आपकी 29 है, तो 29 का 3 गुना कितना होता है, 3 3 9 और 3 दुना 6, 69। अब कह रहा है कि 3 गुना और पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग के बीच का अंतर, पहली संख्या और दूसरी संख्या बोला है, ये तो तीसरी संख्या है, उसी का 3 गुना बोला गया है। अब कह रहे हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितनी आपकी है 19 है और दूसरी संख्या कितनी है 21 है, इसी का तो योगफल बोला है। और कह रहे हैं कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है आपका 841 है, कितना है 841। तो आप देखेंगे इधर देखा 69, क्योंकि 3 गुना बोला है ना तीसरी संख्या का, और यहाँ दिखेगा डिफरेंस कितना आपका 40। तो कह रहा है कि अंतर कितना है 841 बार, तो अंतर कितना दिखा 29 के बराबर, और इसी का मान कितना है 841। तो आप देखेंगे 29 का स्क्वायर ही तो होता है आपका, तो आप देखेंगे एक का ही मान कितना दिखा 29। तो पूछा है कि पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर निकालना है, तो अंतर कितना दिखा बताइए 4 दिखा, तो पहली और तीसरी के बीच का अंतर क्या है 4, और एक का मान सवाल में कितना है 29, 58 का दोगुना कितना होता है 116 आपका, 116 जो है डिफरेंस आना चाहिए आपका। अगला सवाल हल करते हैं, ठीक है, इतना ही था, एक और सवाल है आपके लिए। ठीक है, आइए सवाल पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे कि थियागो एक व्यक्ति है, थियागो 5 विषयों में औसतन कितना पता है, यानी पांचों का मिला के जो औसतन उसका स्कोर है कितना है 50% है कुल स्कोर का, ठीक है। कह रहे कि और वे 20, 18, 16, 14 और 12 के अनुपात में जो पांचों में जो पाता है प्राप्तांकों के क्या अनुपात है, अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम क्या है 60% है हर विषय में, ठीक है। जैसे हर विषय कितने का है 100 नंबर का है, तो पास होने के लिए उसको कितना चाहिए 60 नंबर, क्योंकि कितना बोला है कि अधिकतम अंक का कितना पाना है 60%, तो 100 का 60% कितना होता है 60 होता है आपका, ठीक है, तो ध्यान रखना है। आइए हल करते हैं। प्राप्तांकों की बात करेंगे तो उसके प्राप्तांक किस तरीके से हैं, कह रहे कि 20 है, दूसरे में क्या है 18 है, तीसरे में कितना है 16 है, चौथे में कितना है 14 है, और पांचवें में है कितना 12 पा रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे जो प्राप्तांक है टोटल ना, कुल सभी का मिला के, यानी टोटल का कितना है 50% है, तो टोटल जोड़िए है कितना है टोटल, आप जोड़ के बताइए। 18 12 मिलके 30, 16 14 मिलके 30, 30 60 और 20 80 है, टोटल कितना पा रहा है 80। तो अगर हम मान लें कि पूर्णांक है कितना आपका, पूर्णांक कितना होगा तब, तो ये तो 60 होगा आपका, ठीक है, क्योंकि 50% गेन कर रहा है, उसका प्राप्तांक कितना है पूरे पूर्णांक का 50%, जोड़ा तो कितना है 80 आया, इसका मतलब 80 आधा है ना पूर्णांक का, इसका मतलब पूर्णांक कितना है 16, 160 आ जाएगा, ठीक है ना, 80 का दोगुना 160। अब ये पूर्णांक जो है 5 विषयों का है, तो एक विषय का पूर्णांक निकालेंगे, एक विषय का पूर्णांक निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा 160 में किससे भाग करेंगे 5 में, कह रहे कि सभी विषयों के, कह रहे कि प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक है, यानी पूर्णांक क्या है बराबर है सभी का, तो 5 है, तो 5 से काटेंगे 5 3 15 यानी 32, एक विषय का पूर्णांक कितना है 32, ठीक है ना, एक विषय का पूर्णांक कितना है 32, तो हमको पास होने के लिए कितना पाना है एक विषय में अधिकतम 60, कम से कम कितना पाना है
60। तो प्रत्येक विषय में पास होने के लिए 32 है आपका, और इसी का कितना पाना है 60%, यानी 60 बटे में क्या दिखता है 100। काटेंगे तो 6 दूना 12, 6 तिली कितना होगा 18, नीचे 10 से भाग करेंगे यानी कितना हो जाएगा 18.2। कम से कम इतना होना चाहिए आपका हर विषय में, कम से कम कितना होना चाहिए 18.2 होना चाहिए आपका। और जहां भी 18.2 से कम है वहां क्या हो जाएंगे फेल। तो देखा पूछा है कि परीक्षा में वो कितने विषयों में उत्तीर्ण रहा, अनुत्तीर्ण रहा, फेल रहा पूछा है, ठीक है ना। तो पास जहां पे अधिक होगा वहीं क्या होगा पास, यहाँ पास यहाँ फेल, ठीक है ना, कम है ना 18.2 कम से कम होना चाहिए, और 18 है आपका, यहाँ भी फेल, यहाँ भी फेल और यहाँ भी फेल, तो कितना हो गया पास केवल एक विषय में, और फेल कितने में हो गया वो 4 विषय में। कितना हो गया 4 विषय में। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आएगा, क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।